ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीजें निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। जो उनकी सैलरी है जिससे उससे भी कई 3 गुना 4 गुना हर महीने वो प्रोवाइड करा रहे हैं, करोड़ों का उन पे जो है वो और मांग हुई जा रही है, तो वो प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया। दोषी पुरुष होते हैं, ये तो आप बेकार की बात है, लेकिन दहेज प्रथा में अधिकतर बॉयज साइड से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसको आप मानिए। पुरुष दोषी होते हैं, मैं नहीं मानता। ये जो दहेज प्रथा है, ये इस पर एक सख्त कानून की जरूरत है। न्याय व्यवस्था प्रणाली को भी बहुत व्यवस्थित और सुदृढ़ कर होना पड़ेगा। दहेज कानून के तहत पूरे परिवार को जेल भेज देना, दोषी एक आदमी हो, 2 आदमी हो, और उसमें सारे रिश्तेदारों का जेल भेज देना, ये गलत है। और अधिकतर जो आज जल रहे हैं या प्रताड़ित है, उसमें महिलाएं हैं। ऐसे लोगों से आप कोई और उम्मीद मत करिए। वो न्याय की बात नहीं करेंगे, वो दहेज प्रथा की बात नहीं करेंगे। दहेज के जो कानून है, इसको सामाजिक अवेयरनेस से लाना पड़ेगा, आध्यात्मिकता से लाना पड़ेगा, और कानून को भी सख्त, दोनों चेक एंड बैलेंस के साथ। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, दहेज लेना और देना ये 2 व्यक्ति के भीतर होता है, इसको कोई नहीं जान सकता। अच्छा, जिसके घर में बेटी है ना, वो अपने बेटी को अच्छे घर में देना चाहती है, और उनको लगता है कि मैं बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि बेटी हमारी उस घर में खुश रहे। तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ ऐसी कि बेटियों के रेस्पेक्ट तो हैं। देखिए, बेटी के परिवार कैसे हैं वो डिफरेंट बात है, पुरुष का परिवार कैसा वो डिफरेंट बात है। ये मैं मानता हूँ। मैन मेंटेलिटी जो है वो डोमिनेटिंग है, बिल्कुल सही है, लेकिन कौन 90%, कौन 50%, ये सवाल नहीं है। सवाल है इस कानून को पुनः रिव्यू करने का। दूसरा सवाल उन्होंने एक ही व्यवस्था से नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भी 5 लाख रुपया उनसे मांगा। देखिए, आप निचले कोर्ट से अब बहुत जस्टिस की उम्मीद मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में भी कुछ चीजें बची हुई। अभी एक हाई कोर्ट के बयान आपने देखे, एक जज ने किस तरीके से बयान दिया। सर्वोच्च न्यायालय से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम जब तक हमारे भीतर अहंकार होगा, हम सही न्याय नहीं कर पाएंगे, और न्याय के लिए हमें ओपन माइंड होना पड़ता है। तो सारी व्यवस्थाएं कुंठित है। समाज कम दोषी नहीं है, परिवार भी दोषी है, समाज भी इस बात को लेके ज्यादा है कि कौन कितना तिलक दिया, इसके यहाँ कितनी गाड़ियां आई। ये जो आडंबर है ना, ये जो सोइंग नेचर है, दिखावापन है, स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है दहेज। हमने इतना दिया, हमने इतने एक गाड़ी दी, तो ये जो स्टेटस सिंबल है किसी भी पॉलिटिकल नेताओं का, पदाधिकारियों का, अन्य नेताओं का। अच्छा, जो टीचर हो या जो नियोजित और संविदा भी टीचर हो गए ना, तो आप 20 लाख। तो ये दोषी पुरुष होते हैं, ये तो आप बेकार की बात है, लेकिन दहेज प्रथा में अधिकतर बॉयज साइड से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसको आप मानिए। पुरुष दोषी होते हैं, मैं नहीं मानता। परिवार दोनों दोषी होता है। हम कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं रखते हैं, और अब के जनरेशन में ये बात ज्यादा आई है कि अंडरस्टैंडिंग का भी अभाव है, और हर लोग अपने तरीके से जीने चाहते हैं। तो भैया, पति पत्नी के बीच
किसी न किसी एक आदमी को चुप रहना या माफी मांगना या माफ करने की परंपरा नहीं होगी तो बहुत आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। तो ये जो दहेज प्रथा है, ये इस पर एक सख्त कानून की जरूरत है। न्याय व्यवस्था प्रणाली को भी बहुत व्यवस्थित और सुदृढ़ कर होना पड़ेगा। दहेज कानून के तहत पूरे परिवार को जेल भेज देना, दोषी एक आदमी हो, दो आदमी हो, और उसमें सारे रिश्तेदारों का जेल भेज देना, ये गलत है। और अधिकतर जो आज जल रहे हैं या प्रताड़ित है उसमें महिलाएं हैं। सर, एक पब्लिक फिगर सांसद होने के नाते जिन्होंने कहा 99%, वो आपको नहीं, बिल्कुल आपत्तिजनक है, वो सही नहीं। देखिए, उनके कभी भी आप कोई भी चीज, उनको तो आजादी भी 14 के बाद ही नजर आता है। और उनको सब भी देखिए, जब आप किसी के अनुकंपा पर, कृपा पर, बिना संघर्ष किए आप संसदीय जीवन में ऊंचे जगहों पर चले जाओगे और आते ही आपको Z+ मिल जाएगा उसके पहले, और आप टॉप टू बॉटम के नजदीक हो जाओगे, तो उनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छा सामाजिकता से कोई लेना देना जिनका बहुत कम हो, तो यह कह देना कि 99% मर्द ही दोषी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं इसको सही नहीं मानता। सर, पार्लियामेंट में आज एक बहन बनर्जी ने उनको एक तरीके से कहा कि आप अच्छे दिखने वाले इंसान हैं, लेकिन आप खलनायक भी हो सकते हैं, आप लेडी किलर हैं, जिस पर तमाम बीजेपी महिला। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी सुबाजे तबाजे चलनियों बाज है। बीजेपी के बारे में एक अवधारणा बनी हुई है, आप इसको समझिए। महिला पहलवान से लेके सेंगर का क्या हुआ, ये जो बात करते हैं, ये अलग बात है कि कल्याण बनर्जी साहब ने किस परिस्थिति में कही। महिलाओं का रेस्पेक्ट सबको करना चाहिए और महिलाओं के बारे में सोच समझ के बात करना चाहिए। लेकिन बीजेपी महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगा कि मणिपुर के महिलाओं के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है। मणिपुर में जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार हुए और 10,000 आदमी के बीच, क्या उसको वो एक्सेप्ट करेंगे? और आज तक मणिपुर में दो समुदाय के बीच लगातार बलात्कार की घटना बढ़ी हुई है, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? उन पर मौन क्यों है? और जिस नीतीश कुमार जी को वो कोसते थे सदन में, एक बयान जब जनसंख्या पर बोले थे, अरे हम ही न करते हैं जी, हम ही न किए थे जी, तो अब आजकल लोग रुकवे नहीं करता है। हम तो कहे थे निकालो फेंको, तो जो बयान आलोचना नरेंद्र मोदी किए थे, उसके बाद आप उनको अपने गठबंधन के प्रमुख बना करके आज चल रहे हैं। तो कभी लालू यादव के बयान पर आलोचना होती है, जबकि लालू यादव जी को भी मैं समझता हूं इतने सीजन लीडर और वो सबके गार्जियन हो चुके हैं, वो सही बयान नहीं था। नीतीश कुमार जी जिस संदर्भ में बोले वो संदर्भ सही था, लेकिन बयान सही नहीं था। जिस संदर्भ में भी बोले हो कल्याण बनर्जी, संदर्भ सही हो सकता है, लेकिन वोमेन किलर की बात मैं ऐसा नहीं मानता। सिंधिया जी सुंदर हैं, अट्रैक्शन हो सकता है और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन वोमेन किलर यह गलत बयान है जिसके लिए उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया है। और बीजेपी से आप महिलाओं की, बेटियों का एक्सपेक्टेशन, जितने इसके कैबिनेट मिनिस्टर रिटायर किए हैं यूपी में, जितने बाबा, उन पर महिलाओं के बलात्कार का ही तो आरोप लगा है। तो बीजेपी और आरएसएस से आप महिलाओं का रेस्पेक्ट कीजिएगा, और बीजेपी की महिलाएं यदि इस तरह की बात करती है तो उनको पहले मणिपुर पर, सेंगर पर, पहलवान पर, और जब इनके विधानसभा में पॉर्न देखे जाते हैं बीजेपी के एमएलए के द्वारा, उन पर भी बयान कर लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल कहा कि ये
किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि देश हित में, और मैं नहीं अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ जाएगी यदि। देखिए, रामनाथ कोविंद जी को देश हित कब से नजर आने लगा? वो उन्हीं की ना बात करेंगे, उन्हीं के लिए ना कानून और नियम बनाएंगे जो उनको राष्ट्रपति बनाए थे। देश हित से रामनाथ कोविंद जी का क्या लेना देना? मैं रामनाथ कोविंद जी के थोड़ा सा ज्ञान को सुधारना चाहता हूं। वन नेशन वन जस्टिस क्यों नहीं? वन इकोनॉमी क्यों नहीं? वन हेल्थ क्यों नहीं? वन एजुकेशन क्यों नहीं? आप वन हेल्थ की बात करिए ना। जो गहलोत सरकार ने हेल्थ को लेकर के कानून लाया, आप वो कानून लाइए। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं उनसे कहूंगा कि बहुमत नहीं पूरी, 6 महीने के बाद गिर गया, साल भर के बाद गिर गया, या सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, चुनाव में चले गए, बीच में ही चुनाव हो गए, तो क्या तब तक वो फिर से 5 साल का इंतजार करेंगे? तब आपके कानून का क्या होगा? एक दूसरी चीज, यदि आप अर्थ की बात करते हैं तो आप चुनाव को आप गवर्नमेंट प्रायोजित कर दीजिए, चुनाव आयोग फंडिंग करे, एक भी रुपया पब्लिक नेताओं का ना लगे, चुनाव की सारी प्रक्रिया चुनाव करे और प्रचार की भी प्रक्रिया चुनाव आयोग करे, अर्थव्यवस्था को बचाने। अरबों खरबों 300-400 करोड़ में एमएलए बनता है, 600-700 करोड़ में बनता है साउथ में एमपी, 20-40 करोड़ में हिंदी पट्टी में बनता है। उसके बाद छुपे छुरे कितना आप बांटते हैं, और आप एमपी बनने के लिए कितना 3 महीना 4 महीना सस्ती लोकप्रियता के लिए अर्थव्यवस्था को आप लुटाते हैं। 2 किलो 3000 1500, अर्थव्यवस्था की चिंता इतनी कहां से हो गई? चिंता इस बात की करिए किसी भी कीमत पर कि डेमोक्रेसी में वोट का हरण ना हो, किसी भी कीमत पर चुनी हुई सरकार को ना गिराया जाए, राष्ट्रपति शासन ना लगे, किसी भी कीमत पर दल बदल कानून को आप मजबूत करिए कि हर कीमत पर दल बदल कानून इंप्लीमेंट हो, उस पर स्पीकर के पावर जो अकूट दिए हुए उसको घटाइए। ये वन नेशन वन इलेक्शन ये किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। डेमोक्रेटिक देश में है कि इसको और पारदर्शी करिए, फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा हो चुनाव के लिए, आप ऐसा रूल करिए। ये गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन कहीं से भी सक्सेस नहीं होगा।